Hello students, my today's topic is specialty polymers. So for this, first we should know what are polymers. Poly means uncountable number of units. Means when uncountable number of monomer units join together, then the resultant is called polymers. रिजल्टेंट जो मिलता है, जो बनता है लास्ट में कई सारी मोनोमर यूनिट जोड़ने के बाद, तो उसको बोलते हैं पॉलीमर्स. इन अवर डेली लाइफ पॉलीमर्स आर वाइडली यूज्ड. यू नो पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके पाइप बनते हैं. टेफ्लॉन जिसका नॉन स्टिकिंग कुकवेयर्स पर कोटिंग होता है ब्लैक कलर का, वो भी एक पॉलीमर है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. पॉलीथीन, जो पॉलीथीन हम लोग मार्केट में यूज़ कर लेते हैं, जो आजकल बैन है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बैन कर रही है. तो ये भी एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है. ये बहुत सारा मतलब डेली लाइफ में हम लोग इन सब का बहुत यूज़ करते हैं. लेकिन ये स्पेशलिटी पॉलीमर्स हैं जो नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन ये इनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं. और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग में. तो कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं? एरोस्पेस कंपोजिट्स बनाने में, सेपरेशन ऑफ गैस लिक्विड मेम्ब्रेन, जैसे कि हमें किसी गैस को लिक्विड से सेपरेट करना है तो जो बीच में फ़िल्टर यूज़ करते हैं वो भी स्पेशलिटी पॉलीमर का होता है. टेक्सटाइल, कुछ स्पेसिफिक क्लोथ्स बनाने के काम आता है, जो जिनको फायर फाइटर्स वगैरह यूज़ करते हैं उन कपड़ों को. और जो बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाले जो फाइटर्स होते हैं वो भी इन कपड़ों को पहन कर यूज़ करते हैं. कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इम्प्लांट्स बनाने में काम आते हैं. तो ये है सारे यूजेस आज हम पढ़ेंगे स्पेशलिटी पॉलीमर्स में. तो ये कितने तरह के होते हैं, ज़रा इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. सो नाउ टाइप्स ऑफ स्पेशलिटी पॉलीमर्स. बेसिकली स्पेशलिटी पॉलीमर्स आर 1, 2, 3 and 4 types. First one is engineering thermoplastic. Second one is biodegradable polymers. Third one is conducting polymers. And fourth one is electroluminescent polymers. So first is engineering thermoplastics. इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक का एक एग्जाम्पल अभी आपके पास डिटेल में आएगा, उसका नाम है पॉलीकार्बोनेट्स. सेकंड वन है बायोडिग्रेडेबल. अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आप 12th में पढ़ चुके हैं, जो डिग्रेड हो जाते हैं नेचर के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बायोडिग्रेड हो जाते हैं, जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, उनको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है PHB पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सीवलरेट, और ये है PHBHV पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट हाइड्रोक्सीवलरेट. इसका फुल फॉर्म या इसका डिटेल हम तब बताएंगे जब इसके डिटेल स्टडी में जाएंगे. ये 3 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, नेचर के थ्रू ये डिकम्पोज हो जाते हैं और नेचर के लिए हेल्प करते हैं. थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमर इज कंडक्टिंग पॉलीमर्स. नाम से ही पता चल रहा है ये कंडक्ट कर सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है. सो पहला इसका टाइप है, ये 3 तरह का होता है कंडक्टिंग पॉलीमर्स. पहला है इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ICP इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स. या इसका दूसरा नाम है कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स. यानी इनमें पाई इलेक्ट्रॉन यानी कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो वीकली बॉन्डेड होते हैं, तो वो ईजिली मूव कर जाते हैं. और जब ईजिली मूव कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करना शुरू करता है, कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो और चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो, उसमें कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. दूसरा इसका टाइप है डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स. डोप्ड का मीनिंग क्या है? आपने डोपिंग का सुना होगा कि कुछ प्लेयर्स डोपिंग कर लेते हैं, उनको खेलने से बैन कर दिया जाता है, डोपिंग एक केस लग जाता है. डोपिंग मीन्स जब एनर्जी फुलफिल ना हो तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करें बाहर से. यानी कि अगर कोई एलिमेंट जिसके पास सफिशिएंट ऐसे इलेक्ट्रॉन ना हो जो कंडक्ट हो सके, तो वो बाहर से कहीं से डोप करके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करे. अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उस तरह को बोलते हैं पॉजिटिव डोपिंग. और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो लेने में कंडक्टिविटी आती है उसको बोलते हैं
नेगेटिव डोपिंग और एन डोपिंग। मीन्स डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डोपिंग पॉलीमर और दूसरा होता है नेगेटिव डोपिंग पॉलीमर। अब कंडक्टिंग पॉलीमर्स का एक थर्ड टाइप है और इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। इसको डिटेल में तब समझाएंगे जब इसका टॉपिक आएगा। अब फोर्थ टाइप का जो स्पेशलिटी पॉलीमर्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर्स। वर्ड से डिफाइन हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो ये लाइट भी इमिट करता है, ल्यूमिनेसेंट हो जाता है, लाइट इमिट करता है, यानी एलईडीज़ बनाने में इसका यूज़ होता है, यानी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पॉलीमर्स। तो हम ये 3-4 पॉलीमर्स पढ़ने हमको। सो आज हमारा पहला टॉपिक है इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स। इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स, these the group of materials obtained from high polymer resins which have excellent properties as compared to the polystyrene, polyethylene, all polypropylene, etc. Listen, polystyrene, polyethylene, polypropylene, these are the normal polymers. These are the examples of condensation polymers. कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं? जब इन पॉलीमर्स को बनाया जाता है तो इनकी जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स जब ज्वाइन करती हैं तो कहीं ना कहीं अल्कोहल, वाटर और कुछ मिनरल एसिड्स अपने से रिलीज कर देती हैं, लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ अल्कोहल, लॉस ऑफ मिनरल एसिड, और फिर लॉस होने के बाद जब ये डिफरेंट यूनिट्स ज्वाइन करती हैं तब इनको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये उस टाइप के कंडेंसेशन पॉलीमर हैं जिनमें जो मटेरियल हमें मिलता है किससे? हाई पॉलीमर रेजिन से मिलता है, विच हैव एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉलीमर। दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज मीन्स इन आई हैव टोल्ड दैट aerospace composites, separation of gas liquid membrane, textile, firefighters and surgical instruments. So what are its advantage? This is the important topic. What are the advantage of engineering thermoplastics? First, high thermal stability. What is the meaning of high thermal stability? Means do not melt at high temperature. These polymers do not melt. अगर हम हाई टेम्परेचर तक ले जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करना पड़ता है, तो अगर इनका हाई मेल्टिंग स्टेबिलिटी नहीं होगा तो ये मेल्ट हो जाएंगे और रिएक्शन जो हम कराना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी, या जो भी हम इंडस्ट्री में प्रोसेस करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनका जो प्रॉपर्टी है वो सबसे बहुत एडवांटेज देता है, वो है थर्मल स्टेबिलिटी। हाई थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स दे डू नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। सेकेंड इज एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस। अगर इनका कंटेनर है और उसने कुछ केमिकल्स रखें और उनके साथ ये रिएक्ट कर लें तो इनकी प्रॉपर्टी तो ख़राब हो जाएगी। सो इनको ऐसा बनाया गया है कि ये केमिकल से जनरली रिएक्ट नहीं करते, मीन्स जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स। ये भी इनका एक एडवांटेज है, जनरली रिएक्ट नहीं करते, इसलिए भी इनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स में। थर्ड इज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ? अगर हम इन पॉलीमर्स को खींचें, स्ट्रेच करें, सो ये बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक खिंच जाते हैं, टूटते नहीं हैं। सो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स दैट कैन बी स्ट्रेच्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हम बहुत एक्सटेंट तक इनको स्ट्रेच कर सकते हैं। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड। लाइट वेटेड, हल्का होता है। Next is high impact strength. What is high impact strength? It means the threshold of force per unit area before the material undergoes fracture. मतलब हम इतना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं कि वो जब तक टूटे ना। जैसे हम अगर एक आयरन रॉड पर बहुत सारा वज़न लटका दें और वो बहुत सारा वज़न टॉलरेट कर ले जाता है, लेकिन एक एक्सटेंट ऐसी आएगी कि वो टूट सकता है। एक लकड़ी पर, एक वुड पर हम बहुत सारा वज़न लटका सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेंथ ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट सकता है। सो दैट एक्सटेंट इज़ नोन एज हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। हम एक फोर्स पर यूनिट एरिया पर अप्लाई करते हैं तब तक जब तक उसमें फ्रैक्चर ना हो जाए, यानी वो ब्रेक ना हो जाए, यानी इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट इज हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ. व्हाट डज इट मीन? मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन्स द एबिलिटी टू विदस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ फिजिकल फोर्स. हम बहुत ज़्यादा फिजिकल फोर्स, जैसे मैकेनिकल को बहुत अच्छा साफ कर सकते हैं कि जब एक फ़ैन या कूलर की विंग्स चल रही होती हैं तो भीतर जो उसके बीच में रॉड लगी होती है वो मैकेनिकली रोटेट कर रही होती है.
अगर वो उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक रोटेट कर पाएगी, वो सारे फिजिकल फोर्सेस टॉलरेट कर जाएगी, उस स्ट्रेस को टॉलरेट कर ले जाएगी. सो दैट इज़ नोन एज हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मीन्स द एबिलिटी टू विदस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ फिजिकल फोर्स. नेक्स्ट इज readily मोल्डेबल इनटू कॉम्प्लिकेटेड शेप. फ़ौरन किसी न किसी कॉम्प्लिकेटेड शेप में हम इसको डाल सकते हैं. मशीन्स के कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्न्स होते हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने होते हैं, तो ये आराम से मोल्ड हो जाता है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका. देन हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी. What is high dimensional stability? Means the percentage change in either the transverse or the longitudinal direction when subjected to the change in temperature or relative humidity. यानी अगर हम गर्म करें या फिर ठंडा रखें या ह्यूमिडिटी के उसमें रखें, तो ये हर डायमेंशन में, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में या फिर ट्रांसवर्स में, इसका एक मैक्सिमम परसेंटेज जो होता है वो चेंज हो सकता है. तो ये भी हमारे लिए सूट है, हम अपने अकॉर्डिंग इसको मोल्ड कर सकते हैं. सो ये प्रॉपर्टी भी इसका बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है. अब इसका जो पहला हमारा टॉपिक था इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स, जो स्पेशलिटी पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमर है उसका नाम है इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक्स. सो इसको हम देखते हैं कि ये क्या है. तो इसका एक जो पहला एग्जाम्पल है दैट इज़ नोन एज पॉलीकार्बोनेट्स. पॉली मीन्स जब कई सारे इसके यूनिट जुड़ेंगे, किसके? कार्बोनेट्स के. इसको कॉमनली पीसी बोला जाता है, पॉलीकार्बोनेट्स. एंड दे आर कॉमनली नोन एज लेक्सॉन और मेरलॉन. नाम इनका ये एक मार्केट की भाषा है. मिलता कैसे है? ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग बिस्फिनॉल ए विद डाइफेनिल कार्बोनेट और कार्बोनिल क्लोराइड. यानी इन दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स को ज्वाइन करेंगे. यानी ये भी एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है. यानी यहाँ पर भी वाटर या अल्कोहल या फिर मिनरल एसिड का लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर मिनरल एसिड का लॉस होता है. मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझा रही हूँ कि आपको दो यूनिट लेनी है. एक है तुम्हारा बिस्फिनॉल ए एंड सेकेंड वन इज़ कार्बोनिल क्लोराइड. इन दोनों को आपस में रिएक्शन करा के हम पॉलीकार्बोनेट्स बना सकते हैं. तो देखते हैं कैसे बनता है. हम बिस्फेनॉल लिख रहे हैं. बिस्फेनॉल में बिस का मतलब आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में जब दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं और उसका नॉमेनक्लेचर सेम होता है तो हम वहाँ पर बिस टर्म यूज़ करते हैं. आप देख रहे हो कि इस बेंजीन रिंग के सेम जगह पर ये कार्बन जुड़ा हुआ है. यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? इसको कहेंगे बिस्फिनॉल ए. इसका नाम है बिस्फिनॉल ए. और इसको रिएक्शन कराना है हमको किससे? कार्बोनिल क्लोराइड से. कार्बोनिल क्या होता है? जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है. लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, दूसरी तरफ 2 क्लोरीन इसके साथ अटैच होते हैं. अब क्या होगा रिएक्शन में? इसका जो अब आप हमें देखना है कि इसके अनकाउंटेबल नंबर ऑफ बिस्फिनॉल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड का ले लेते हैं. रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन में फिनॉल, बिस्फिनॉल ए का हाइड्रोजन कार्बोनिल क्लोराइड के क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके HCl फॉर्म करता है और ये इससे एलिमिनेट हो जाता है. एलिमिनेशन ऑफ मिनरल एसिड किसका एग्जाम्पल है? कंडेंसेशन पॉलीमर. अब यहाँ पर ये H जो है इसके पहले कार्बोनिल क्लोराइड होगा, वो उससे एलिमिनेट होगा. इसके आगे बिस्फिनॉल होगा, वो उससे एलिमिनेट होगा. सो 2 यूनिट जुड़ने पर एक HCl रिमूव होगा, 2 यूनिट जुड़ने पर एक HCl रिमूव होगा और ऐसे करते हुए चेन लंबी होती जाएगी. सो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? यहाँ से OH रिमूव हो चुका होगा. हम हमेशा पॉलीमर को जब लिखते हैं तो लाइन को ब्रैकेट से कट करते हैं. O C CH3. अब इस बेंजीन रिंग में ये O और O को हम कहाँ से जोड़ेंगे? इस कार्बन से. यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये Cl निकल चुका होगा, जो दूसरा यहाँ पर बिस्फिनॉल ए का हाइड्रोजन होगा और हम यहाँ पर इसको लॉक करके होल N कर देते हैं. मीन्स अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यूनिट्स. और ये क्या बन गया? पॉलीकार्बोनेट्स. और इस तरीके से हम इस पॉलीमर को बना सकते हैं. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीकार्बोनेट्स?
हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ये मैंने पहले आपको बताया था कि हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होता है, मीन्स द थ्रेशोल्ड ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया बिफोर द मटेरियल अंडरगोज फ्रैक्चर, यानी बहुत ज़्यादा हम इसके साथ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं और फिर भी ये नहीं टूटता, इसमें फ्रैक्चर नहीं होता। नेक्स्ट, हाईली ट्रांसपेरेंट, इतना ट्रांसपेरेंट कि लगभग मोर देन 88% ट्रांसपेरेंसी रहती है, हम इसके आर पार देख पाते हैं। रेजिस्टेंट टू वाटर एंड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, यानी रस्टिंग नहीं होती इसमें, एंड मेनी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ये भी इसका एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। गुड हीट रेजिस्टेंट, बहुत ज़्यादा हीट होने पर भी मेल्ट नहीं होता, सो इसका हीट रेजिस्टेंट होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। लो कंबस्टिबिलिटी, जलता बहुत कम है, आग कम लगती है। एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट मोर देन अराउंड 265 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट नहीं होता, लगभग इतने से ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा तो ही ये मेल्ट होगा, एंड नॉर्मली ऐसा नहीं मिलता। गुड थर्मल एंड ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी, थर्मल मीन्स हीट के साथ इफेक्ट होता है, ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती, यानी इसमें करोजन या रस्टिंग जैसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। और लास्ट है लिमिटेड केमिकल एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट, अगर हम इसके कोई डेकोरेटिव या ऐसा कुछ बनाते हैं तो इसमें स्क्रैच नहीं आता, निशान नहीं बनते और केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं होता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलीकार्बोनेट्स, दैट्स ऑल। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, इसके लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।